हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो वी आर वेलकमिंग यू ऑन आवर चैनल ग्रो विद फार्मा। तो आज हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का सेकंड टॉपिक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है। और ये क्या करता है कि क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है किसी भी ड्रग सब्सटेंस का। किसके थ्रू, जैसे हमने यूवी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू जो कि लाइट वगैरह आती है उसको अब्जॉर्ब करके ये किसी जैसे कि आईआर है तो ये इंफ्रारेड रीजन में उस लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और उस ड्रग सब्सटेंस को एनालाइज करेगा क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल ग्रुप के थ्रू। तो क्या होगा कि हर फंक्शनल ग्रुप का क्या एक सेपरेट खुद का एक फिंगरप्रिंट स्ट्रक्चर होता है। ओएच है तो ओएच का पर्टिकुलर एक ही फिक्स चीज़ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओएच का ही रहेगा, तो वो क्या किसी से मैच नहीं हो सकता। तो हर हर किसी का यूनिक स्ट्रक्चर होता है हर फंक्शनल ग्रुप का। तो आईआर के क्या डिफरेंट रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। एक तो नियर, एक मिड आईआर और एक होता है फार आईआर। तो इसके रीजन के दो तरह से होते हैं, जो कि उसकी रीजन हमें पता है कि वेवलेंथ में हम मेजर करते हैं। तो वेवलेंथ किस में, माइक्रोमीटर में या फिर सेंटीमीटर इनवर्स में। तो नियर वाले का अगर माइक्रोमीटर में तो क्या होगा 0.7 से 2.5 माइक्रोमीटर, माइल्ड का होगा 2.5 से 25 माइक्रोमीटर और फार का होगा 25 से 1000 माइक्रोमीटर। वहीं अगर हम लैम्डा सेंटीमीटर इनवर्स में देख रहे हैं, वेवलेंथ को सेंटीमीटर इनवर्स में देख रहे हैं, तो वो क्या होगी नियर की 14,000 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। वहीं माइल्ड में कम हो जाएगी 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स और फार में होगी 400 टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स। जो नियर वाले रीजन होते हैं उसको हाई एनर्जी चाहिए होती है, माइल्ड वाले रीजन में कम एनर्जी चाहिए और फार वाले को लोवेस्ट एनर्जी चाहिए होती है। हम सबसे ज़्यादा क्या माइल्ड रीजन वाली इंफ्रारेड रीजन को ही यूज़ करते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रा को हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि इसमें क्या करते हैं हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस और रोटेशनल वाइब्रेशन स्ट्रक्चर्स से जो भी एसोसिएटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको पढ़ सकें। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बेसिकली अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें सबसे पहले लिखना है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, कि वो सिलेक्शन ऑफ मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी और डायपोल मूवमेंट्स पे ही वर्क करती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीपैट में भी पूछा गया है, तो एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो आईआर का प्रिंसिपल क्या है कि जब आईआर स्पेक्ट्रा किसी भी कंपाउंड पे जाएगा, तो आईआर स्पेक्ट्रा जब पास करता है किसी भी आईआर एक्टिव कंपाउंड से, तो वो एक्टिव कंपाउंड अगर आईआर रीजन में, तो इंफ्रारेड रीजन को क्या करेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगा उन रेडिएशंस को, उस फ्रिक्वेंसी ऑफ आईआर को, ताकि वो क्या करेगा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी शो करेगा उस कंपाउंड की। जिससे क्या होगा, जो नॉर्मल पार्टिकल था वो एक्साइटेड पार्टिकल्स में आ जाएगा। और इस आईआर में क्या होता है कि अगर पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में गया है तो वो वाइब्रेशंस शो करेगा। वाइब्रेशंस कैसे होते हैं हम देखते हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। ये किस पे है कि मैच फ्रीक्वेंसी को अगर उसने अब्जॉर्ब कर लिया तो वो वाइब्रेशन शो करेगा। तो दो तरह से स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, स्ट्रेचिंग में दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस एक सेम एक्सिस पे, पर्टिकुलर सेम एक्सिस पे, बेंडिंग में होगा कि डिफरेंट एक्सिस पे होता है। तो स्ट्रेचिंग में सेम एक्सिस पे दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस देखते हैं हम। तो स्ट्रेचिंग दो तरह से होती है, एक तो सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि एटम्स का मूवमेंट विद इन सेम डायरेक्शन, जैसे हम देख रहे हैं ये सिमेट्रिक है, तो ये सारे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और वहीं हम एसिमेट्रिक देखें तो एक आगे फॉरवर्ड जा रहा है और एक फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। तो क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट एक्सिस सेम है दोनों का, दोनों इसी पॉइंट से जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सिमेट्रिक बैंड स्ट्रेचिंग, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सेकंड हम देखते हैं कि बैंडिंग या फिर डीफॉर्मेशन क्या होता है। बैंडिंग और डीफॉर्मेशन मतलब थोड़ा सा भी अगर सेम एक्सिस से नहीं हुआ तो वो डीफॉर्म अपना शेप चेंज कर सकता है, उसकी फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो इसमें एटम की पोजीशन चेंज हो सकती है उसके बॉन्ड एक्सिस से, जैसे कि ये बॉन्ड एक्सिस है तो उसके बेसिस में अगर उसके एटम की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग ज़्यादा अच्छा होता है बैंडिंग से। तो बैंडिंग भी चार तरह की होती है, सिजरिंग, रॉकिंग और वैगिंग और ट्विस्टिंग। सिजरिंग में तो क्या है, जैसे कि ये दोनों है, जैसे हमारी सीजर चलती है, दोनों एक ही तरफ एक ही पोजीशन में आते हैं या फिर दोनों एक साथ ही दूसरी पोजीशन में जाते हैं। तो ये दोनों एक इस तरफ आ रही है एक इस तरफ आ रही है, तो ये सिजरिंग हो गई। तो टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ही दोनों एक दूसरे के पास आ रही है। रॉकिंग में क्या होता है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर जाएगी या दोनों सेम डायरेक्शन में नीचे आएगी। वहीं सिजरिंग में क्या हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों अप्रोच कर रहे थे। वैगिंग में क्या होगा, जो एक प्लेन होता है, सेंट्रल एटम के लिए एक प्लेन होता है, तो या तो उस प्लेन से ऊपर जाएगी या उस प्लेन से नीचे आएगी, बट दोनों साथ ही जा रही है, तो वो हो गया वैगिंग। और ट्विस्टिंग में होता है कि
जो वो प्लेन है वो प्लेन से एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, तो उस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम ट्विस्टिंग को देखते हैं कि वन मूव्स अप अदर मूव्स डाउन। अब हम देखते हैं सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स क्या होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो सैंपल हैंडलिंग टेक्निक चार तरह से होती है। एक तो सॉलिड सैम्पलिंग हैंडलिंग टेक्निक, एक होती है लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक, एक होती है गैस सैम्पलिंग टेक्निक और एक होती है सोल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक। सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि जो भी हम क्या करते हैं इसमें सॉलिड के सैंपल्स को प्रिपेयर करते हैं, वो भी हम चार तरह से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सैम्पलिंग पैलेटाइजेशन टेक्निक, एक होती है मुलिंग टेक्निक और एक होती है एज सॉलिड फिल्म। तो डायरेक्ट सैम्पलिंग में क्या होगा, जो भी हमारा सॉलिड सैंपल होगा उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे सैंपल होल्डर में डाल देंगे। तो ये बेसिकली हो गया कि डायरेक्ट सैम्पलिंग हो गई। पैलेटाइजेशन में क्या करेंगे, हम पैलेट्स की फॉर्म में बनाएंगे, उनको पैलेट्स बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सॉलिड सैंपल को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स करेंगे, जिस उस पर हम हाई प्रेशर देंगे 25,000 PSIG का, जिससे क्या करेगा वो छोटे, अगर उस पर प्रेशर डलेगा तो वो एकदम थिन फिल्म बन के उसमें छोटे 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 से स्मॉल स्मॉल पैलेट्स फॉर्म हो जाएंगे, जिससे क्या होगा अगर हमने उसमें इम्प्रेस किया तो होगा 1 से लेके 2 mm के थिक पैलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। और ये पैलेट्स क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, किसके लिए, जब हम आईआर के रेडिएशन उस पर देते हैं। मलिंग टेक्निक क्या होगी कि हमने मलिंग टेक्निक से थोड़ा सा समझ जाना कि हमें इसमें पेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो क्या करेंगे, हम सॉलिड सैंपल को हैवी मिनरल ऑयल जो कि नजॉइल ऑयल होता है उसको सॉलिड सैंपल के साथ मिक्स करेंगे। अगर हमने सॉलिड को किसी लिक्विड के साथ मिक्स किया तो क्या करेगा, एक पेस्ट फॉर्म बनेगा। पेस्ट बनने के बाद उसको क्या करेंगे, हम दो सॉल्ट प्लेट्स के बीच में फॉर्म रख देंगे, ताकि उसका क्या होगा सॉलिड सैंपल टेक्निक बन जाए, सॉलिड सैंपल बन जाएगा। और नजॉल ऑयल के अलावा हम उसके अल्टरनेटिव में क्या यूज़ कर सकते हैं, हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑयल। ठीक है, फोर्थ हो गई एज सॉलिड फिल्म। तो इसमें क्या करेंगे, हम सैंपल की सोल्यूशन को हम केबिया या फिर NaCl की सरफेस में रखेंगे, उसमें से क्या करेंगे सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देंगे। अगर सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, लिक्विड से इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ सॉलिड बचेगा। तो सॉलिड सैंपल लीव्स बिहाइंड अ थिन फिल्म, जो कि सॉलिड सैंपल एक थिन फिल्म के फॉर्म में उसकी सेल की सरफेस पे रह जाएगा। तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और वो सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक में काम आ जाएगा। सेकंड है लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा लिक्विड का सैंपल होगा हम उसको दो NaCl के प्लेट्स के बीच में रख देंगे, सैंडविच कर देंगे, मतलब दो के बीच में रख देंगे NaCl के प्लेट्स में। तो क्या करेगा, हमारे पास एक थिन फिल्म बन जाएगी सैंपल की। वो कितने साइज की होगी, 0.1 से 0.3 mm की। नाउ थर्ड है हमारा गैस सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा गैसियस सैंपल होगा उसको हम गैस सेल्स के बीच में रखेंगे, जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और उसकी NaCl की वॉल्स होती है। फोर्थ है सॉल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक। सॉल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, जो भी हमारा सैंपल होता है उसको हम बहुत सारे वेरियस सॉल्वेंट्स में डिजोल्व करते हैं, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें कि कौन से सोल्यूशन में वो अपनी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी दे रहा है। तो ये हो गया सोल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक्स में। तो अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं वाइब्रेशंस को। फर्स्ट है कपल्ड इंट्रैक्शंस। बेसिकली या तो CH या फिर CO, इन दोनों में से कोई एक ही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। तो CH या फिर C+O बॉन्ड्स की कपल्ड इंट्रैक्शंस होते हैं। इसमें भी क्या है, दो फंडामेंटल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि सिमेट्रिकल या फिर असिमेट्रिकल। जिन कंपाउंड्स का वेव नंबर कम होता है वो तो होते हैं सिमेट्रिकल में, और जिन कंपाउंड्स का वेव नंबर हाईएस्ट होता है वो होते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में। सेकेंड हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करता है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको अफेक्ट कर सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम सबको पता है कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अफेक्ट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो इंटर मॉलिक्यूल और एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वो होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में H2O H2O H2O, तो दो मॉलिक्यूल्स, दो H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो वो गई इंटर मॉलिक्यूलर, और इंट्रा मॉलिक्यूलर में होती है कि विद इन ही इसी में मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग हो जाना। तो इसमें यही है कि बॉन्ड बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, अगर सेम में है तो वो शार्प और वेल डिफाइंड बैंड्स देगा, और अगर इसमें है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो वो ब्रॉड बैंड्स देता है, जो कि उसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और जितनी ज़्यादा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी और कम होती जाती है।
ठीक है, थर्ड है, हम देखते हैं कि क्या थर्ड कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? पोलैरिटी के बेसिस पे काम करते हैं। तो पोलैरिटी किसके बीच में, कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में कितने उसमें बॉन्डिंग होती है, तो रेजोनेंस इफेक्ट उसी को देता है। अगर उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, तो रेजोनेंस ऐसे अफेक्ट कर रहा है हमारे वाइब्रेशंस को। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है, अगर अपने नेबरिंग ग्रुप का आपने अगर सब्सटीट्यूएंट जो भी है उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया है, किसी चेंज कुछ चेंज कर दिया, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो तरह से भी हो सकता है। एक इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में भी दो तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट हम किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो अगर वो रिलीज करेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। और माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ करेगा, मतलब उनसे ले रहा है, खुद के पास ले रहा है, तो वो क्या करेगा? उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, मतलब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या काम करेगी? सैंपल की इंटेंसिटी को मेजर करना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बेसिकली यही काम है। तो इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है? देखो, जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमने क्या करा, एक आईआर सोर्स लिया, आईआर सोर्स लेके उसमें से एक रेफरेंस सेल लगा दी और एक सैंपल सेल लगा दी, बीच में मोनोक्रोमेटिक सिस्टम लगा दिया। उसके बाद दोनों से सेम जाएगी। उसके बाद उसमें स्प्लिटर लगा हुआ है, स्प्लिटर से डिटेक्टर है, डिटेक्टर से रीड आउट डिवाइसेज या फिर रिकॉर्डिंग सिस्टम है। तो जो हमारा सोर्स है आईआर सोर्स है, तो आईआर सोर्स हम देखते हैं कि कौन से होते हैं। सोर्स क्या करता है? बेसिकली क्या एनर्जी को रेडिएट करता है, रिलीज करता है, जिससे क्या करता है? नैरो फ्रिक्वेंसी के बैंड्स फॉर्म होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? इनकैंडेसेंट लैंप यूज कर सकते हैं। जो कि इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है कि अगर हमने किसी को बहुत ज़्यादा लाइट दे दी, तो वो लाइट अगर अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या करता है? हीट अप हो जाता है बहुत ज़्यादा। एक अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया तो एक वेरी हाई टेम्परेचर तक वो हीट अप हो जाता है। तो हमने ऐसा सॉलिड यूज़ किया आईआर रेडिएशन के सोर्स के लिए। तो फर्स्ट है नरस ग्लोअर। नरस ग्लोअर में क्या होता है? एक रॉड होती है, उसमें होलो ट्यूब होती है। होलो ट्यूब मतलब खाली ट्यूब है, जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1 mm उसका डायमीटर है। उसमें हमने क्या करा है? सिंटरिंग मिक्सचर यूज़ किया, किसका? सीरियम और जर्कोनियम का। इसको हम हीट कर सकते हैं 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे। और ये मैक्सिमम रेडिएशन प्रोवाइड करता है किस पे? 7100 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन, मतलब इतनी वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। ग्लोबर क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड का रोड होती है, जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 0.5 सेंटीमीटर का उसमें डायमीटर होता है। और इसको हम कितना हीट कर सकते हैं? 1300 to 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और नियोक्रोम वायर होता है, जो कि एक कॉइल ऑफ वायर है, जिसको हम हीट करते हैं और उसको करंट पास करते हैं। तो एक वायर है, उसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं। तो अब कैसे हीट कर रहे हैं? अगर हम उसमें से करंट पास कर रहे हैं तो वो अपने आप ही हीट होता जाएगा। ठीक है, फिर है रोडियम वायर। रोडियम वायर क्या होता है? वायर जिसको हमने सील कर दिया एक सिलेंडर में। एक होता है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, जो कि आईआर रीजन के लिए, नियर आईआर रीजन के लिए यूज़ करते हैं। बट हम बेसिकली कौन सा रीजन यूज़ कर सकते हैं? करते हैं मतलब माइल्ड आईआर रीजन को हम बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी क्या होती है? लैम्डा जो वेवलेंथ होती है वो होती है 2.5 से 25 माइक्रोमीटर, या फिर अगर सेंटीमीटर इनवर्स में देखें तो 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम देखते हैं कि मोनोक्रोमेटस क्या होते हैं, जो कि हमें पता है वेवलेंथ सेलेक्टर्स होते हैं। सोर्स जो भी लाइट को इमिट करेगा तो वो वेरियस फ्रिक्वेंसीज की करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की करता है, बट हमें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर वाली चाहिए। तो मोनोक्रोमेटर क्या करते हैं? उस डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी जो भी हमें चाहिए उस फ्रिक्वेंसी वाले को सेलेक्ट करके और बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। मोनोक्रोमेटर दो तरह के होते हैं, एक प्रिज्म मोनोक्रोमेटर और एक होता है ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। प्रिज्म में होता है ऐसे कि लाइट वो डिस्पर्स कर देता है, और ग्रेटिंग में क्या करता है? उसका लीनियर डिस्पर्जन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हायर डिस्पर्जन है। थर्ड क्या देख रहे हैं हम? सैंपल सेल्स या फिर सैंपल हैंडलिंग, जो भी अभी हमने ऊपर देखी। तो क्या करता है? सैंपल बेसिकली हम आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ करते हैं। अब होता है डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स में क्या होता है? जो भी डिवाइस है वो जनरेट करती है सिग्नल्स को, डिटेक्टर्स में जनरेट होगी। उसके बाद वो सिग्नल्स आगे जाके रिकॉर्डिंग सिस्टम पे दिख जाएंगे, जो भी रीड आउट डिवाइस होगी हमारी। तो डिटेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे हम आईआर के 5 तरह के डिटेक्टर्स देखते हैं। गोले सेल्स, बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। अब इसमें क्या करते हैं हम? जो भी गोले सेल्स होता है, इसमें क्या होता है? एक स्मॉल सिलेंडर है होता है, जो कि ये है। इसके बाद उसमें जो वन एंड है वो क्या है? ब्लैक एंड मेटल प्लेट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो अदर एंड है उसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबल मेटलाइज डायफ्राम मिरर लगा हुआ होता है, मतलब फ्लेक्सिबल है, अगर उसमें थोड़ा भी चेंज करेंगे तो वो अपना फॉर्मेशन चेंज कर सकता है, डिफॉर्म हो सकता है। और इसके अंदर पूरा क्या है? गैस फिल्ड है।
उसके बाद यहाँ पे आईआर विंडो लगी हुई है, यहाँ पे एलईडी या फिर लाइट सोर्स लगा हुआ है, यहाँ से लाइट आएगी यहाँ पे, और फोटो डिटेक्टर अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जिनॉन गैस फिल्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको हमने पूरा सील कर दिया है। अब यहाँ से आईआर रेडिएशन फॉल हो रही है किस पे, ब्लैक एंड मेटल प्लेट पे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो हीट अप हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि हमें पता है कि ब्लैक कलर है, वो हीट बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईआर रेडिएशन फॉल हुए, तो यहाँ पे ब्लैक एंड मेटल प्लेट हीट अप हुई, जिसकी वजह से ये जो हमारी गैस है इसके अंदर, वो क्या करेगी, एक्सपैंड होना शुरू कर देगी। जैसे कि हमें पता है, अगर हम किसी गैस को ज़्यादा टेम्परेचर दें तो वो क्या करती है, एक्सपैंड, अपनी जगह को फैलाना शुरू कर देती है। तो वही हुआ। तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो क्या करा, जो ये मेटलाइज डायाफ्राम मिरर है वो डिफॉर्म होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ जो उसका एक एंड है वो तो अपना फॉर्मेशन थोड़ा चेंज करेगा ही सही ना, डिफॉर्म होगा वहाँ पे। तो लाइट से क्या करा, लैंप गिरा, सॉरी लैंप से लाइट आई, लाइट कहाँ पे गिरी, डायाफ्राम पे। यहाँ से लाइट आई, लाइट डायफ्राम पे गिरी, उसकी वजह से क्या हो गया, डिफॉर्मेशन होने लग गया। जिस वो डायफ्राम क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे जब लाइट गिरेगी तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगी, फोटो सेल पे या फिर फोटो डिटेक्टर पे, जिसको हम मेजर कर लेंगे। तो डायफ्राम से हमें क्या पता चलता है, जैसे कि हमें अगर जितना स्ट्रक्चर में जितना चेंज आएगा, जितना वो अपने आप को डिफॉर्म करेगा, उससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट सोर्स आई थी। तो डायफ्राम का मोशन चेंज होगा, वो किसकी वजह से, सेल के आउटपुट की वजह से, जो कि डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी ऑफ सोर्स या फिर कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसमें से आई थी। सेकंड है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मेटल का, जो कि बढ़ जाता है अगर हम किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर 1 डिग्री इंक्रीज करें तो उसमें 0.4% इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही कि बोलोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। तो बोलोमीटर में थिन मेटल कंडक्टर होता है, जिसमें भी अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हो, जब भी उस पर आयर रेडिएशन फॉल्स हुए, तो उसमें क्या करेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना उस पर लाइट गिरी थी, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन उसमें पे आया था, कितना फॉल हुआ था। थर्मोकपल, थर्मोकपल से क्या देख रहे हैं हम, दो डिसिमिलर मेटल वायर्स हैं, जैसे कि ये दो जंक्शन है, हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन, दो मेटल है, मेटल ए मेटल बी। यहाँ पे हमने अगर आया रेडिएशन दिए तो क्या, हॉट जंक्शन पे हम आया रेडिएशन दे रहे हैं, तो यहाँ से अब धीरे धीरे टेम्परेचर फ्लो करेगा, थर्मली इंसुलेट होना शुरू हो जाएगा स्ट्रेन लाइट से। तो कोल्ड जंक्शन में थोड़ा थोड़ा हीटअप होना शुरू कर देगा। इससे हम क्या पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है दोनों एंड्स पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंशियल बिटवीन टू कनेक्शंस। नाउ फोर्थ डिटेक्टर इज पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर क्या होता है कि थर्मल एनर्जी चेंज होती है किसकी वजह से, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या है, पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल है या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ पे हमने ब्लैक कोटिंग कर रखी है, तो जब आईआर रेडिएशन उस ब्लैक कोटिंग पे गिरेंगे, एक्सपोज है क्योंकि वो पार्ट आईआर रेडिएशन से, तो वहाँ पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ब्लैक कलर हमें पता है जैसे कि हीटअप होगा। तो जैसे होगा तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू करेगी। ये हम यूज़ करते हैं FTIR स्पेक्ट्रोमीटर में, डाइलेक्ट्रिक पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर को। अब रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्या है कि ये लास्ट में ग्राफ के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे आईआर रेडिएशन का सोर्स है, यहाँ से एक रेफरेंस मटेरियल लगा रखा है और एक सैंपल है। तो यहाँ इस आईआर रेडिएशन रेफरेंस पे भी जाएंगे, सोर्स पे भी जाएंगे, दोनों का आया चॉपर पर अटैच्ड हो, चॉपर से क्या होगा, मोनोक्रोमीटर पे जाएगा, मोनोक्रोमीटर से डिटेक्टर पे डिटेक्ट होगा, उसके बाद एम्पलीफायर उसकी सिग्नल्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, बढ़ाने के बाद रिकॉर्डिंग सिस्टम पे आ जाएगा, जो कि क्या करता है, हर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का यूनिक होता है फिंगरप्रिंट रीजन में हर किसी का स्ट्रक्चर। कि अब FTIR क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या है, हमने एक IR सोर्स लगा रखा है, जो भी नरस ग्लोबल नियोक्रोम वायर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक इंटरफेरोमीटर भी अटैच्ड है। वो क्या करेगा कि यहाँ से जब IR रेडिएशन जाएंगे, यहाँ पे एक बीम स्प्लिटर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, मूविंग मिरर और एक है स्टेशनरी मिरर। ये मिरर सेम अपनी जगह पे रहेगा और ये मूव करता रहेगा। तो यहाँ से IR रेडिएशन का इस बीम ने स्प्लिट किया, IR के सोर्स को मतलब जो भी लाइट है उसको हमने आधी इधर भेजी, आधी इधर भेजी। तो ये बीम स्प्लिटर का काम है। उसके बाद यहाँ से रोटेट करके वो गया सैंपल पे। सैंपल क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा जो भी उसके फिंगरप्रिंट रीजन की लाइट होगी, सिर्फ और सिर्फ उसको अब्जॉर्ब करेगा, फिर वो डिटेक्टर पे देगा। क्योंकि हम जैसे अभी पढ़ा था कि FTIR में हमें कौन सा यूज़ करते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। उसके बाद इंटरफेरोग्राम बन जाएगा, जो भी इसका ग्राफ आएगा उसको हम बोलेंगे इंटरफेरोग्राम। वो जो वो रिकॉर्डिंग सिस्टम पे शो हो जाएगा।
अब इसमें है दो तरह के पाथ डिफरेंस होते हैं, एक तो जीरो पाथ डिफरेंस और एक होते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। जीरो पाथ डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाना, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ज़्यादा इंटेंसिटी का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लो इंटेंसिटी का। जीरो पाथ डिफरेंस में क्या होता है कि मूविंग और स्टेशनरी मिरर एक डिस्टेंस पे है तो उनका पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे तो ऑब्वियसली जीरो होगा। बट इसमें क्या करता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में मूविंग मिरर जो है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि पाथ के डिफरेंस को बढ़ा रहा है, तो पाथ डिफरेंस बढ़ गया। वहीं जीरो पार्ट डिफरेंस में हम देखें तो आईआर रेडिएशन को जब भी हमने पास किया वो सैंपल पे पहुंचे और बस इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई देखते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।